बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शोहदाए वतन को सलाम। 6 सितंबर यानी यौम दिफा मेरे लिए कहना आसान है और आपके लिए शायद सुनना, लेकिन अगर पिछली 7 दहाइयों को देखा जाए तो क्या हमें इस बात का एहसास है बहैसियत एक कौम कि अगर आज तक हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर रहा है तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो बेशुमार कुर्बानियाँ हैं जो पाकिस्तान के सपूतों की जानिब से दी गई। वो शोहदा, वो गाजी जो इस मुल्क के लिए मर मिटने के लिए हर वक्त तैयार रहे। कई ऐसे शोहदा से और उनकी फैमिलीज से जब बात की जाती है, उनसे इंटरेक्ट किया जाता है, तो जो कमिटमेंट हमारे सामने आती है वो हिला कर रख देती है। बहुत मुश्किल होता है किसी भी ऐसे शख्स के लिए अपने किसी प्यारे का जाना कबूल कर लेना और उसे अल्लाह की रज़ा मान लेना, ख़ास तौर पर उस वक्त जब वो अपने मुल्क के लिए कुर्बान हुआ हो। उन माओं के लिए बड़ा मुश्किल है जिन्होंने अपने बेटों की कुर्बानियाँ दी। उन बहनों के लिए बड़ा मुश्किल है जिन्होंने अपने भाइयों की कुर्बानियाँ दी। उन बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है जो कि बड़े टेंडर एज के अंदर यतीमी के अंदर चले जाते हैं। कहना आसान है लेकिन इससे गुज़रना, इसको महसूस करना बहुत मुश्किल है। ये बात हमें हर वक्त कहते रहना चाहिए कि पाकिस्तान के शोहदा पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, वो हमारी असास हैं, वो हमारी असास रहेंगे। और इस बात को अब शायद हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। मैं जब ये कह रहा हूँ कि हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है तो इसका एक हवाला इस साल 9 मई का वो बदकिस्मत दिन है जिसने हमें ये एहसास दिलाया कि हम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम अपने दिफा पर मामूर लोगों की कुर्बानियों को जो डेली बेसिस पर वो दे रहे होते हैं उसको कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और आज शायद ये वक्त है कि हमें अपने तमाम सपूतों को जिन्होंने इस मुल्क के लिए जान कुर्बान की, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, गाजी हुए, कई ऐसे जो बेशुमार ऐसे जो शहीद हुए, आज ये वक्त है कि हम ना सिर्फ उनके ख़ानदानों के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ इज़हारे यकजहती करें, बल्कि उनको ये बताएं कि पूरी पाकिस्तान की कौम उनके साथ खड़ी है। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि आपका इंटरेक्शन करवाएं उन शोहदा से, उन गाजियों से, उनकी फैमिलीज़ से जो आपको ये बता पाएंगी कि जब उनके प्यारे इस दुनिया से गए और इस वतन के ऊपर कुर्बान हुए तो उनका हौसला कैसा था, कितना मुश्किल था उनके लिए ये कबूल करना कि उनके प्यारे इस दुनिया में नहीं रहे। मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा वॉर वेटरन से, गाजियों से जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के दिफा के लिए सब कुछ दाव पर लगाई रखा। और कमिटमेंट आज भी उतनी ही है कि अब भी अगर मुल्क बुलाएगा, मुल्क को ज़रूरत पड़ेगी तो आज भी वो इस मुल्क के लिए हाज़िर हैं। मैं इस प्रोग्राम के अंदर आपके सामने मौजूद हूँ। मुनीब फ़ारूक मेरे साथ को होस्ट हैं, इकरा हारिस वो भी मौजूद हैं। और इकरा से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो शोहदा हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ इंटरेक्शन करवाएं। लेकिन सबसे पहले मैं जो पैनल के ऊपर मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ़ करवाना चाहूँगा। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कर्नल आबिद साहब, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आप तशरीफ़ लाए। अज़मत सुल्तान अख्तर साहब, आप पोते हैं शहीद मेजर तोफ़ैल साहब के, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। और कर्नल रज़ा साहब आपकी आमद का मैं यकीनी तौर पर मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूँ, आप आए। और मैं चाहूँगा कि आज आप पाकिस्तान की आवाम को ज़रूर बताएँ कि जिस ऑपरेशन के अंदर आपने ये कुर्बानी दी और इतना बड़ा सेटबैक, ज़ाहिर बात है हमारे लिए किसी के लिए कहना आसान होता है, लेकिन मैं चाहूँगा ज़रूर कि आप पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि कितना मुश्किल होता है एक सिपाही के लिए, एक फ़ौजी के लिए किसी ऐसे मिशन पे जाना जहाँ पर आपकी जान स्टेक पर होती है। इकरा, मैं चाहूँगा कि मैं आपके पास आऊँ और आप ज़रा इंटरेक्शन करवाएं शोहदा की जो फैमिली। बहुत शुक्रिया मुनीब। जिस तरह मुनीब ने कहा, बेशक आज फिर से 6 सितंबर है और 6 सितंबर की याद जब आती है तो जहाँ पर हमें अपने प्यारों के दुख का एहसास होता है, वहाँ पर एक वलवला, एक चिंगारी दिल में ज़रूर जलती है इस बात की कि जनाब 6 सितंबर है और 6 सितंबर चाहे जितने भी आ जाएं, पाकिस्तान के ऊपर कोई आंच नहीं आने चाहिए। हम सलाम आज के इस प्रोग्राम में उन शहीदों को भी पेश करेंगे जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं। हम सलाम पेश करेंगे वर्दी में लिपटे उन सजीले जवानों की उस हिम्मत को, उनकी उस कुर्बानियों को जिसने दुश्मन के सामने पाकिस्तान को एक ऐसी मजबूत ताकत बनने पर मजबूर किया कि दुश्मन दोबारा वार करते हुए डरते हैं। हम सलाम उन वालिद को, उन माओं को भी देंगे जिन्होंने अपने बेटों की मोहब्बत की परवाह ना करते हुए वतन की मोहब्बत को तरजीह दी। तो मेरे साथ आप ये प्यारी सी बच्ची देख रहे हैं, इसका नाम है मरियम।
और ये बेटी हैं मेजर राजा ज़ीशान शहीद की, जो कि पायलट थे। 6 दिसंबर 2021 में ये शहीद हुए। इनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मरियम से बात करेंगे। मरियम, कैसी हैं आप? मरियम, आप कुछ सुनाएंगी? कुछ भी सुना दें। सुना दे। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मावी कल्बी गैरू नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत प्यारा। मरियम, क्या बनेंगी आप बड़ी होके? बड़ी डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगी। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे साथ उन शहीद की जिनके अंदर सबसे ज़्यादा हिम्मत मैं कहती हूँ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। इनका नाम अमारा है। अमारा, आपके चेहरे के तासुरात देखते हुए, और मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन ये सफ़र बहुत मुश्किल है आपके लिए और बहुत कम वक्त हुआ है, क्या कहेंगी आप? जी, बस हिम्मत तो अल्लाह पाक ने ही देनी होती है। मुश्किल तो है, लेकिन एक फ़ख्र है जो सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ़ख्र के साथ इज़्ज़त भी है। और मैं तो यही चाहूँगी कि इंशाल्लाह बड़ी होकर मरियम भी बिल्कुल अपने बाबा के नक्शे कदम पे चले। 1.5 साल की थी जब वो शहीद हुए? तकरीबन 2.5 की। अच्छा, कुछ तो मुझे लगता है कि इसको देख के शायद ज़्यादा आपको कमी का एहसास होता होगा, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप समझती हैं कि वो होती तो शायद चीज़ें बेहतर होती, या फिर आपका जज्बा इतना बुलंद है कि आप कमी महसूस करती नहीं हैं? शहीद, आपको पता है, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। बेशक। और एक यही ईमान की एक बात है, और हमारे लिए यही फ़ख्र है कि अल्लाह पाक ने तो उनको ता क़यामत तक ज़िंदगी बख्शी है। और यही चीज़ सोच के कि यहाँ की छोटी सी ज़िंदगी है, लेकिन वो जो मकाम उन्होंने हासिल कर लिया अपनी हिम्मत और अपनी कह लें लगन से, और जो उनका काम का तरीका था, उनकी जो है इतना जितना वो काम को लेके क्या कहते हैं, डेडिकेट थे अपने काम से, अपने वर्क से, और उनको जो जज्बा था हमेशा जो है ना वतन के लिए काम करने का। एक बड़ी छोटी बच्ची, जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा कि बड़ी टेंडर एज के अंदर वो उसके वालिद इस दुनिया से चले जाते हैं, और शायद वालिद की रिकलेक्शन तस्वीरों की हद तक तो रहे या उसे याद हो, लेकिन बड़ा मुश्किल है ख़ुद को संभालना, फिर बच्ची को संभालना, और फिर अल्लाह ताला उसके बख्त बुलंद करे और वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चले, और उसी कमिटमेंट के साथ अगर वो डॉक्टर बनना चाहती है तो ज़रूर बने। जल साहब, नेचुरली आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मेरा आपसे जब भी इंटरेक्शन होता है तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट दिस, और आप हमेशा कहते हैं कि यार बड़ा मुश्किल होता था इवन सर्विस के अंदर, जब आपके साथ आपके अंडर कमांड करने वाला कोई सिपाही या कोई ऑफिसर शहीद होता था, फैमिलीज़ को दिलासा देना उस वक्त तो एक बड़ा यू हैव टू पुट अप अ ब्रेव फेस, लेकिन अंदर दुखता है इंसान का कि जब कोई दुनिया से जाता है और अपने मुल्क के लिए कुर्बान होता है। मस्ट बी वेरी डिफ़िकल्ट। ये एक रिश्ता है अपना, जो पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में बहुत कम लोग सही बात समझते हैं। हमारा जो रिश्ता अपने अंडर कमांड्स के साथ है या अपने सीनियर्स के साथ है, वो दैट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ बॉन्डेज जो है हमारी। और हर एक जब इस किस्म की ख़बर आपको मिलती है कि आप ख़ुद अपने हाथों से दफनाते हैं शुहदा को, हम जैसे लोग जो स्टेज पे आए हैं, ड्राइव में देखा है हमने कि अभी तकलीफ़, जिस तरह भी मेरी बेटी बात कर रही थी, बयान नहीं कर सकता इंसान। नेचुरली वन हैज़ टू पुट अप अ ब्रेव फेस कि ठीक है, लेकिन चाहे वो आपका जवान है, चाहे वो आपका अफसर है, जो रिलेशनशिप है आपस में, और फिर एज ए सीनियर ऑफिसर जब इन कमांड, तो वो आपकी पूरी फैमिली है। जब एक बच्चा को शहीद होता है तो आपको वो बच्चा तो जो नज़र आता है, फिर उसकी बेटियाँ भी नज़र आती हैं, उनके पीछे उनके बच्चे वो भी नज़र आते हैं, वो सारा कुछ बहुत बड़ा स्ट्रेस तो मैं नहीं कहूँगा, एक इंसान के ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसके शायद अल्फाज में इंसान बयान नहीं कर सकता। फौजी समझते हैं कि शायद हम ही सबसे ज़्यादा पैट्रियोटिक हैं। मेरा ख्याल है हम सही समझते हैं। वो एक अजीब शान से निकलता है फौजी की, यार मैं हूँ, यस
अगर ये ना हो तो फिर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। और हर एक के दिमाग में मुनीब टारगेट होता है वही शहादत, कि हमें किसी तरह ये रुतबा मिल जाए। साहब ये नेचुरल बात है, ऑब्वियसली आपने सर्व किया, तो ये कितना डिफ़िकल्ट होता है इस बात को कॉम्प्रिहेंड करना अपने लिए? तो चले व्हेन यू आर इन यूनिफॉर्म तो आपका वो एक स्टेट ऑफ माइंड वही हो जाता है कि डू और डाई है, एनी ऑपरेशन दैट यू आर गोइंग, आपको पता है कि पता नहीं ये तो अल्लाह को पता है कि वापस आना है या नहीं वापस आना। बट ये फैमिलीज़ के लिए कितना मुश्किल होता है, आपके जो क्लोज नियर्स एंड डियर्स वन होते हैं, कि उनको ये एहसास दिलाना कि यू नो दिस कुड बी अ डे, ये अल्लाह की अमान है और अल्लाह की अमानत है, जान आनी है जानी है, ये तो अल्लाह को पता है। अपने लिए तो इंसान समझा लेता है, घर वालों को समझाना है कितना मुश्किल होता है। जी देखें, एक मेरे लिए तो बड़े ऑनर की बात है कि आज बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे वो बैठे हुए हैं जिनके यंग बेटे यहाँ पे शहीद हुए, में से कुछ को जानता भी हूँ। इट्स अ ट्रेमेंडस सेक्रीफाइस जी। और डेफिनेटली ये मुश्किल तो होता है, बहुत मुश्किल है। बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिसमें आप पब्लिक सर्विस करते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली प्रोफेशन जो है ये अल्ट्रुइस्टिक है। ये आप एक किसी रुतबे के लिए, किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए नहीं, बल्कि इससे बियॉन्ड भी बहुत आपका एक एम होता है कि आपने कंट्री को सर्व करना है आपने। और उस सर्व करने के अंदर अगर आप इफ़ यू हैव टू सेक्रीफाइस द मोस्ट प्रेशियस थिंग जो कि एक बंदे की ज़िंदगी है, तो वो भी देने को तैयार होते हैं। तो इसलिए आई थिंक ये एक बहुत डिफरेंट प्रोफेशन है। और फैमिलीज़ डेफिनेटली ये बेसिकली ये जो मैंने 2009 से 11 में यंग ऑफिसर्स को, सोल्जर्स को नॉर्थ वज़ीरिस्तान में लड़ते हुए देखा और बहुत सारे मेरे सामने बहुत सारे शहीद भी हुए। मैं हमेशा ये है कि आप लोग जितने तैयार होते हैं ना, फैमिली भी ज़हनी तौर पर उस तरह तैयार होना शुरू हो जाती है। कहते हैं ना, अल्लाह किसी पर आजमाइश उसके कंधों से ज़्यादा नहीं डालता। इनके साथ हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है, मेजर तुफैल शहीद के ग्रैंडसन हैं। अक्सर बच्चे जो होते हैं ना, स्कूल में किसी ना किसी चीज़ को लेके प्राइड फील करते हैं अपने करियर में। आपने कितनी प्राइड ली? एब्सोल्युटली जी, बहुत बड़ा रुतबा जी शहादत का। और नाना अबू जो हैं, मतलब आई मीन जो निशान हैदर उन्होंने लिया, उसके बाद फिर आई मीन इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस, फॉर द एंटायर फैमिली, ऑफ कोर्स फॉर द एंटायर फैमिली। कल साहब आपके पास आने से पहले मैंने शुरू में कहा था कि बड़ा मुश्किल होता है किसी ऐसे ऑपरेशन में किसी भी ऑफिसर का जाना जहाँ आपको इट कुड बी एनी डे ना, कि आपको पता होता है कि यार ये कितना हाई रिस्क है, और आपको ये भी नहीं पता होता कि इसमें वापस आना या नहीं आना। ये शोर शॉट होता है कि इट्स अ वेरी रिस्की ऑपरेशन। पहले तो ये बताइए कि आपके साथ जो ऑब्वियसली जिस ऑपरेशन के अंदर गए उसकी तरह डिटेल्स बताइए, और ये कैसे हुआ एग्जैक्टली, और वे वर यू पोस्टेड? ये जो ऑपरेशन हुआ ये 2006 में बलूचिस्तान का एक एरिया है, उसके अंदर ये कंडक्ट किया गया ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डेस्टिनी। और उसमें हम पूरा डिवीजन और पूरा एक ब्रिगेड और हमारा सारा हमने उसके अंदर कैरी आउट किया। जो मिसक्रिएंट्स के अगेंस्ट, दहशतगर्दों के अगेंस्ट था, जो हमारे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, ये सोचकर कि वो शायद इसको हमसे अलहदा कर लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हमारी ज़हनी आमांगी और हमारा फोकस बियॉन्ड वो थिंकिंग है कि जो आप सोच सकते हैं। जैसे अभी जनरल गुलाम मुस्तफ़ा कह रहे थे, जैसे कर्नल आबिद कह रहे थे कि ये एक ख़ास, और इकरा ने भी जो बयान किया है कि ये एक चोज़न वन होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि नॉट ओनली मी बट एवरीवन इन पाकिस्तान आर्मी, दे आर द चोज़न वन। अब किसके हिस्से में शहादत आती है ये अल्लाह को पता है, ये किसको पता है। जो ऑपरेशन हुआ उसको हमने जो कंडक्ट किया तो उसमें हमने बहुत सारी रिकवरीज की उस इलाके के अंदर रहते हुए। एग्जैक्टली किस जगह पर हो रहा था बलूचिस्तान में? सर ये डेरा बुगटी का एरिया, डेरा बुगटी का एरिया था। उस ऑपरेशन को हमने कंडक्ट किया था और मैं अपनी बटालियन के साथ उस इलाके में मौजूद था। एक रात उन्होंने कुछ आईडीज़ ब्लास्ट की जिससे काफ़ी नुकसान हुए। तो नेक्स्ट डे हमने जाकर वो आईडीज़ को डिफ्यूज़ भी करना था और वहाँ से उन एरिया को क्लियर भी करना था। ये दैट वाज टास्क। और जो उसकी रिहेबिलिटेशन थी वो उसको भी कैरी आउट करना था। तो उस वक्त जब ये हम कर रहे थे तो बेसिकली माय बटालियन एंड द पर्सन हु इज़ कमांडिंग द बटालियन, ही इज़ द मेन टारगेट फॉर दोज गाइज। तो आई वाज टारगेटेड देयर। मेरे वहाँ JCOs, मेरे जवान वहाँ वो कर रहे थे काम, किसी को कुछ नहीं हुआ। माय कमांडर केम अप देयर इन द मॉर्निंग
उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुई, वो जो हमारी डिस्कशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान वो हुई हैं। देन ही सेड के गॉट टू बी वेरी केयरफुल, टेक आउट। So I did that. The moment I was going on that track on foot, there it happened. So and I went up in air, 20-25 feet. There I could see. Alhamdulillah, ये आपकी बात के chosen one है। तो मैंने दाएं बाएं देखा तो I was in my senses. I could see कि जी कितनी जवान, कौन कौन, कहाँ कहाँ क्या हुआ है। हमारे शहदा हमारा फ़ख्र हैं और इस फ़ख्र को सरबुलंद रखना भी हमारा ही फ़र्ज़ है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। शोहदाए वतन को सलाम, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल रज़ा साहब से हमारी गुफ्तगू चल रही थी। कल साहब ये बताइएगा, ऑब्वियसली जब आपके साथ ये ऑब्वियसली इंसिडेंट हुआ, आपने कहा यू वर इन सेंसेस, आपने इधर उधर देखा, बट उसके बाद ज़िंदगी ऑब्वियसली एक बहुत ड्रास्टिक तब्दीली थी। हाउ डिड यू टेक इट एज अ सोल्जर, एज समवन हू हैज़ ऑलवेज बीन इन यूनिफॉर्म? कैसा उसके साथ ख़ुद को रिकंसाइल करना विद द न्यू रियलिटी? मुनीब, मैं आपको ये एक हकीकत बताता हूँ कि ये जो इंसिडेंट हुआ और इसके बाद आपने लाइफ की बात की है, आई हैव बीन इंटरेक्टेड विद डेथ फॉर 8 टाइम्स। और हर दफ़ा के बाद शुक्र अदा करने के बाद रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने बहुत हिम्मत, हौसला दिया माशाल्लाह। और सिर्फ एक ही चीज़ सामने आई कि इस लाइफ में रहते हुए आपने फोकस किधर करना है। आज हम जिस 6 सितंबर का प्रोग्राम कर रहे हैं और ये यौम दिफाए पाकिस्तान है, ये सिर्फ उस वक्त की बात नहीं, ये आज के हर दिन की, हर दौर की, इस लिविंग मोमेंट की बात। लिविंग मोमेंट के अंदर हमें इसके ऊपर सोचना है और समझना है और लेकर चलना है इसको। इसमें मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे तमाम जितने ये शोहदा फैमिली हैं, मेरी बहनें, मेरी माँ इधर बैठी हैं, मेरे ये जितने शोहदा के वो हैं लवाहिकीन हैं, ये SSP सरवर साहब तशरीफ़ फरमाए, कर्नल नासिर बैठे हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और इसके अंदर वो जो आपने लफ्ज़ रिकंसाइल करना, रिकन्सिलिएशन एक छोटा लफ्ज़ है, हम लोग तो इससे बियॉन्ड चले जाते हैं। सर हिम्मत जवाब देती है, कभी हिम्मत टूटती है? बिकॉज ज़ाहिर बात है एक इंटेग्रल हिस्सा अगर नहीं आपके जिस्म का इंटैक्ट रहा, सो दोबारा से अपने आप को ट्रेंड करना नए इन्वायरमेंट के साथ, कभी हुआ ऐसा आपके साथ? आप दूसरा पर्सन है जिसने मुझसे ये सवाल किया। पहले एक मेरे सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने सवाल किया था मुझसे। तो मैं आपको हकीकत बताऊं कि डे 1 से लेकर और टिल डेट अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज़ नथिंग ऑफ दैट काइंड। कोई सोच नहीं है और कोई दर्द नहीं है माशाअल्लाह। जब आप अपने आप को पेश कर देते हैं, ये मेरी बदनसीबी कि मैं शहीद नहीं हुआ, लेकिन ये मेरी खुशनसीबी कि मैं गाज़ी लिविंग प्राइड फॉर पाकिस्तान, बहुत बड़ी बात है सर माशाअल्लाह। और इसमें मैं जनरल साहब की बात करूँगा कि माशाअल्लाह ही हैड बीन थ्रू ऑल द स्टेजेस एंड ही इज़ सिटिंग विद मी हियर। और ये मेरे लिए हौसले का एक बहुत बड़ा वो है सर, मेरे लिए सर आप हौसले का मम्मा है मेरे लिए। हम इस दिफाए पाकिस्तान का जो कसम खाकर फिर रहे हैं, ये हम अपनी कौम को ये बताना चाहते हैं कि आप इससे घबराएं मत, हम हैं हर जगह पर, हर लेवल पर आपके साथ हैं, आपको इस पे लेकर चलना है, हमें किसी चीज़ से नहीं डरना। बिल्कुल सही। फोकस है हमारी इस कौम को समझाने वाली बात है कि दुश्मन अपनी सब हरकतें करेगा, लेकिन आपने हौसला नहीं छोड़ना। हौसले की बात आप कर रही हैं, वेरी राइटली सेड, वेरी राइटली, एहसास, बिल्कुल सही, एहसास से हौसला। सर वही बात होगी ना, लड़ना हमारी फितरत में नहीं, लेकिन मुकाबला करना हमारी फितरत में, रोकना है बुराई को। बिल्कुल ठीक है। क्या मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर काइंडली आप हमारी बिल्कुल जी इंटरेक्शन करवाएं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ और माएँ हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं चाहूँगी कि हम बात करें। बात क्या करें, उनको हम याद करें जो इनके अपने प्यारे थे। तो मेरे साथ एक माँ मौजूद है, मैं ख़ुद एक माँ हूँ, तो मुझे कहते हुए भी ज़बान में लग़रिश आ जाती है, काम जाती हूँ कि अपनी औलाद को मिट्टी के सपुर्द करना दिल चीर देता है एक माँ का। मैं चाहूँगी आप बताइए आपके बेटे का नाम, कहाँ शहीद हुए? जी मेरे बेटे का नाम है मेजर अली सलमान नासिर और वो अपर दीर में पोस्टेड था और वहाँ सवात में शहादत हुई है ड्यूरिंग एन ऑपरेशन, उसकी शहादत हुई है जी। और बहुत वॉलंटरली उसने इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया, हालांकि वो ना भी जाता तो उसको नोबडी वाज फोर्सिंग हिम, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से गया और उसको पता था कि वो शहीद भी हो सकता है, बहुत चांसेस थे, लेकिन वो बहुत निडर तरीके से और बहादुरी के साथ अल्लाह पे भरोसा करके तो वो चला गया।
आंटी आखिरी बात आपकी कब हुई उनसे? जी उसी दिन हुई थी बात बेटा, 2:30 बजे के करीब फ़ोन आया था अली का। और वैसे वो ऑपरेशन के लिए तो रात को गया था, वो शहादत तो उसकी रात को हुई है 12:30 बजे के करीब। तो मुझे दिन में 2:30 बजे के करीब फ़ोन आया था। तो लेकिन बीइंग अ मदर मैं उस वक़्त समझ गई थी कि ये शहीद ही होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह उसका फ़ोन आया था और जब मेरी उसकी बात हुई है तो वो बहुत खुश था, बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा। और मुझे बताया कि मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, और मुझे कहा कि अगर मैं वापस आ गया तो मैं आपको रात को रिंग करूँगा। और बस जी, और मैं उस वक़्त खाना खा रही थी, अभी मैंने बस मुझसे खाना छूट गया, वो मैं नहीं खा सकी फिर। आंटी आपका एक माँ का दिल है, सो आपने कहा कि आपको अंदाज़ा हो गया था कि दोबारा फ़ोन नहीं आएगा, अंदाज़ा हो गया। सो आपकी अंदर की ममता ने ये नहीं कहा कि ना जाओ, रुक जाओ? नहीं कहा मैंने, ये तो आपको बता रही हूँ कि मैं उस वक्त कह सकती थी इसको, लेकिन मेरे बस यहाँ गिरा लग गई मेरे। मैं कुछ कह ही नहीं सकी उसको, बस दुआ ही दे सकी, कुछ कह ही नहीं पाई मैं। और उसकी एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैं बस मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ है। कितने साल हो गए आंटी? 6 साल हो गए। तो उन 6 सालों में कई ईदें आई, कई मौके आए। हमारी तो ईदें होती थी बेटा, जब वो छुट्टी आता था तो हमारी वही ईद होती थी कि वो आया है अली, तो क्योंकि वो बहुत लाइवली था, बहुत रौनक वाला था घर में, ऐसे पूरे घर में रौनक होती थी उसके आने पे। शादी हुई थी? शादी हुई थी माशाल्लाह, 2 पोते हैं मेरे। 7 इयर्स उसके मैरिड लाइफ रही है जी। और सब उस वक्त मुझे सब कहते थे कि ही इज़ टू यंग, आपने इतनी जल्दी इसकी शादी कर दी है, ये वो 25 साल का था। तो मैं ये कहती थी पता नहीं, अब फिर मुझे बाद में मैं कहती हूँ कि अल्लाह ने मुझे 2 देने थे शायद। तो उन 2 को भेजेंगी फ़ौज में? अब ज़रूर भेजूँगी, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। ये तो अल्लाह की मर्ज़ी होती है, और बड़े फ़ख्र की बात है। अली तो मेरा फ़ख्र है। बेशक, वो आपका ही फ़ख्र नहीं, वो इस पूरी कौम का फ़ख्र है, जो कुर्बानी वो दे गए और जो कुछ वो कर गए, यही उसके लिए अल्फाज नहीं है। मैं आपसे भी बात करना चाहूँगी। माँ के लिए बड़ा मुश्किल है, उसकी औलाद जिसको पाल पोस के बड़ा करना, और फिर वतन की खातिर, मोहब्बत की खातिर माँ की कुर्बानी मुझे लगता है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। शहदा शहीद की तो है ही, लेकिन उस माँ की ज़्यादा है। He was only 22 years old. और कहाँ शहादत हुई उनकी? हाँ, मियाँ वाली में एयर क्रैश हुआ था उसका। फ्लाइंग ऑफिसर इबादुर रहमान। इबादुर रहमान से आपकी आखिरी बात कब हुई? एक रात पहले, रात को 10 o'clock पे मेरी बात हुई, और सुबह 11 o'clock पे उसकी शहादत हो गई। मुझे पता ही नहीं था। कितने साल हो गए? ये 3 साल हो गए। अल्लाह आपको हौसला दे। तो मुझे ये बताइएगा कि इबाद की ऐसी कौन सी बात है जो बहुत याद आती है, जिससे आपको ना फेवरेट माँ का कोई बच्चा होता है? मेरा पहला बेटा था, और लाइक मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, यानी कि ही वाज इन 6th क्लास पे मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। बहुत ओबीडियंट था वो मेरा बेटा, वेरी पॉइस मैन। उसका नाम है ना इबादुर रहमान, वो बिल्कुल इबादुर रहमान था। कि आपके शौहर भी नहीं थे, इबाद को भी आपने फ़ौज ज्वाइन करने के लिए भेजा, कभी आपका हौसला टूटा नहीं, या कभी आपको एक माँ की हैसियत से डर नहीं लगा, पहली औलाद, बड़ी औलाद, और उसको वतन के हवाले कर देना? बस ये मुझे लगता है कि अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं जो अल्लाह ताला करवाते गए हैं। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑलवेज ही इज़ ए रावियन, ही वाज ए रावियन था वो, और हर जगह उसका माशाल्लाह, जब FSC उसने किया तो उसका एडमिशन हर जगह जहाँ उसने अप्लाई किया उसका हो गया। बल्कि यहाँ पे ना यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में UET में उसका एडमिशन हुआ, और अचानक मुझे बैठे बैठे कहता है कि ना GDPs की पोस्ट आई है तो मैं अप्लाई कर दूँ। मैंने कहा शायद मजाक कर रहा है। कहता है, उसने कहा, मैंने कहा चलो अप्लाई कर दो। और यहाँ पे यकीन करें, लोगों के मेडिकल के मसले निकलते हैं, कितने मसले निकलते हैं, उसका कोई मसला नहीं निकलता। ऐसा जैसे मलाई की तरह, मक्खन की तरह वो हर मरहले से निकलता गया। और
उसके दोस्त कहते थे कि आंटी को अंदाज़ा हुआ इबाद से आखिरी जब आपकी बात हुई, कुछ ऐसा उनके लहजे में? था कि मामा बहुत मुश्किल मिशन है मेरा सुबह, और फिर मुझे बाद में पता चला कि वो लोग फ्लाई कर रहे थे तो उनका ना जहाज़ में ख़राबी आ गई और इंजेक्शन करने था उन्होंने, तो हाइट बहुत कम थी, नीचे आबादी को बचाते बचाते जब वो आबादी से नीचे गुजरे हैं और वो उसके ऊपर से करते करते, तो सिर्फ ये कि सिर्फ आबादी को बचाते बचाते वो और उसके एक ऑफिसर दोनों, उन्होंने जब इंजेक्शन किए तो सही तरह इंजेक्शन हो नहीं पाई, यानी कि उनका इतना डिस्टेंस नहीं था ज़मीन का, और सिर्फ वो आबादी को बचाने के लिए नीचे। आपको सब्र दे, आपकी कुर्बानी, लेकिन आपने मुल्क को जो तोहफ़ा दिया इबाद की शक्ल में, जो वो कर गए, जो आपने दिया मुल्क को तोहफ़ा, मुझे लगता है वही बहुत ज़्यादा है। हम तो कर्ज़ चुका नहीं सकते इन शहदा के खून का। और वो कहता था शहादत तो जवानी की, शहादत तो जवानी की। ये गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं। खुसूसी प्रोग्राम है, हमारे साथ रहिएगा। शहदाए वतन को सलाम। 6 सितंबर यौम दिफा, ये खुसूसी प्रोग्राम हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। शहदावी के लवाहिकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जन साहब, ये ऑब्वियसली विद दिस लेवल ऑफ कमिटमेंट हम बहैसियत एक पाकिस्तानी, मैं फ़ख्र कर सकता हूँ आप पर कि आपने अपने बच्चे कुर्बान के लिए, इस मुल्क के लिए, वो अल्लाह की राह में शहीद हुए, इस मुल्क के दिफा में शहीद हुए। लेकिन जन साहब, बड़ा मुश्किल है किसी माँ के लिए ये चीज़ एक्सेप्ट कर जाना कि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। आई थिंक आई एम अ फादर टू, तो मेरे लिए सुनना बड़ा मुश्किल है। तो दे आर लिविंग थ्रू इट, ये उससे गुजर रही हैं, और ये वो ऐसा दुख या गम है जो सारी उम्र रहता है, और ये ग्रीफ कहीं सेटल नहीं होता। आई थिंक कह देना, जिसने आपने भी कहा, आसान है कि जी हम उनके ख्वाज अक़ीदत पेश करते हैं। ये मेरी बेटियाँ जो बात कर रही हैं, बहनें, कि भाई हमें फ़ख्र है, फ़ख्र तो है अपनी जगह, लेकिन वो जो एक वाइड है ना, वो रह जाता है इंसान को। फिर जब ऐसी जब शहादत होती है, उसके साथ बहुत सी और चीज़ें साथ, एक नॉर्मल आदमी बीमार होके जाता है, उसके लिए कुछ और मेंटल प्रिपरेशन भी हो जाती है ना। बिल्कुल, जब ये होता है तो वो, और फिर जब आप ये देखते हैं कि भाई 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल के बच्चे हैं, 30 साल के बच्चे हैं, ये अभी इन्होंने देखा ही क्या ज़िंदगी में। 22 साल वो बताया, 22 साल बताया आपने, तो यंग बिल्कुल। अभी तो मतलब अभी इम्तियाज़ बैठे हुए और मैं मुलाकात नहीं रहती इनसे, इन बच्चों ने जिंदगी में देखा क्या है हमने। और लेकिन हैरान कुन ये है कि वो हमें हुक्म मिलता है कि आपने जाना है हमें पता है कि हमने कुछ जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, कुछ शहीदों के आ जाएंगे, हम भी जा सकते हैं, लेकिन जब वो जाने का जो तरीक़ाकार है ना, वो डिसाइड करता है कि आप हैं क्या, डेजिग्नेशन क्या है। जब हुक्म मिलता है, जब आप पूरी तनदही से पूरा कुछ अपना लुटा देते हैं कि ठीक है यार, तो उस वक़्त फिर आपको एहसास होता है कि यार ये जो बच्चे जो हैं ये बड़े स्पेशल हैं, तो गैप है, ये नहीं रहता। हम अगर ये शहीदों के खून की वक़्त को नहीं समझेंगे ना, वक़्त क्या है, देखिए आप छत बनाते हैं घर की, कंक्रीट बनाने के लिए उसमें एक पानी चाहिए होता है ना आपको। बिल्कुल, ये वो खून है जो पाकिस्तान के कंक्रीट बनाने में इस्तेमाल हुआ है बच्चों का। अगर वो खून ना हो तो आपकी छत नहीं बन सकती। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि ये खुसूसी प्रोग्राम है, और हम जो शहदा है इस मिट्टी के, उनको सलाम पेश कर रहे हैं, गाजियों को सलाम पेश कर रहे हैं। और 6 सितंबर है, यौम दिफा है, तो उनका हक़ बनता है। मैं तो कहता हूँ कि हर दिन यौम दिफा के तौर पर मनाया जाना चाहिए, और हमें उस हमारी जो अक़ीदत है टूवर्ड्स द फैमिलीज़ ऑफ द मार्टर्स, वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। एसपी इम्तियाज़ साहब के पास चलते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। मेरे ख़्याल में मेरा सलाम करना आपको, या मेरा सलूट करना तो बड़ी छोटी सी बात है। ये जो कुर्बानी आपने देखी, और ज़रा थोड़ा सा बताइएगा, बीइंग अ फादर, या ऑब्वियसली समवन हु हैज़ लॉस्ट समवन वेरी डियर टू हिम, क्या फीलिंग थी सर, ये हुआ कब? थैंक यू वेरी मच। ये 14 मई 2013 की बात है। सलमान, द ओनली सन हैड, ऑपरेशन अलमीज़ान में वो खैबर में था, वॉलंटियर करके गया था। इलेक्शंस डे से उन दिनों में, ये 11 मई को 2013 को जो इलेक्शन हुए, उससे पहले वो एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को हेड कर रहा था। अच्छा, माशाल्लाह।
उसको ना वो 4-5 महीने हो गए थे उसको ऑपरेशन एरिया में कर के ऑपरेशन, तो उसकी कमांड ने ये समझा कि ये अब ज़्यादा यहाँ पे हो गया हुआ है, प्रोमिनेंट हो गया हुआ है, तो इसको इलेक्शन डेज़ में इसके ट्रूप्स जो थे साथ वाले, उनको इलेक्शन ड्यूटीज़ में, पोलिंग ड्यूटीज़ में कर दिया, डिप्यूट कर दिया। तो इसको इन्होंने वापस एक पोस्ट पे फॉर हिज सेफ्टी वो कर दिया कि ये ज़्यादा एक्सपोज ना हो। लेकिन वहाँ पे अटैक आ गया पोस्ट पे, इसके 4 जवान वहाँ पे शहीद हो गए, 2 जो हैं वो क्रिटिकल इंजर्ड हो गए। तो इसने उनको वैक्यूएट, ये भी हिट हो गया, इसको भी गोलियां लग गई फ्रंट सीने पे। तो इसने ये उनको वैक्यूएट करते हुए एक्सटेंस ब्लीडिंग की वजह से हॉस्पिटल पहुंचा CMH, बट couldn't survive. This was all about. इमरान से फरमाइएगा कि आखिरी एक होता है ना कि जब बेटा प्रोफेशन में चला जाता है तो एक बाप और बेटे का एक जो बॉन्डिंग होती है उसमें एक दोस्ती का एलिमेंट भी आ जाता है। बैसियत एक बाप के, बैसियत बीइंग अ फादर, आपको अपनी जो एक होता है ना कि जो लास्ट कॉन्वर्सेशन अपने बेटे के साथ याद हो, जो आज भी आप रिकलेक्ट करते होंगे कि यार ये कॉन्वर्सेशन थी मेरी जिसमें मुझे कुछ उसने ऐसे कहा जो आज भी मुझे याद है? मुझे वो एक लफ्ज़ याद है जी, 26 साल का, लास्ट तो लास्ट रह गया, मुझे तो 26 साल का एक लफ्ज़ याद है। उसने क्या कहा, मैंने उसे क्या कहा, उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया, वो बैठता कैसे था, वो उठता कैसे था। दोस्त थे, सही बात है, वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, क्योंकि एक ही बेटा, he was the only child, sir? He was the only child, yes। तो वो मुझे कहता है पापा बड़ा मज़ा आ रहा है, लाइफ है तो ये ऑपरेशन एरिया किया। वो बड़ा खुश, जैसे ना वो ज़रूरत से ज़्यादा बंदा जैसे होता है, एक्साइटेड होता है, खुश होता है। और उसका पहले भी जब वो ऑपरेशन एरिया में गया तो उसके वो डायरी है मेरे पास लिखी हुई, तो कहता है कि जिस जगह के लिए मैं बना था उस जगह के लिए मैं आ गया हूँ, अब ग्लोरी अवेट्स, ये उसके वर्ड्स हैं। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइए इम्तियाज़ साहब, कहा जाता है और अक्सर हम सुनते भी हैं, बड़े होते हुए सुने हैं कि एक बाप के लिए सबसे मुश्किल लम्हा तब होता है जब वो अपने कंधे पर अपने बेटे का जनाजा उठाता है। तो सर, जब ये शहादत की खबर मिली तो आपके कंधों में बोझ था या सर फ़ख्र था? नहीं, उसमें ना ये जो उस वक़्त की फीलिंग्स है ना, वो तो शेयर ही नहीं की जा सकती ना। वो फीलिंग्स इस तरह है ना कि एक आप बड़ी अपनी मर्ज़ी से बिल्डिंग आर्किटेक्ट करते हैं, उसको एक एक ईंट लगाते हैं, 26 साल उसको करते हैं, तो वो इन अ सिंगल मोमेंट वो सारा कोलैप्स कर जाती है चीज़। वो उनकी फैमिली शादीशुदा थी? नो, he was not, वो उसको हम शादी जब ऑपरेशन एरिया पे जा रहा था तो पहले हमारा प्रोग्राम था कि इसकी शादी के लिए चलें, कोई बादशाह ये वो कर लें, लेकिन वो माँ को भी कहा, मुझे भी कहा कि मैं अगर आ गया तो कर लूँगा, नहीं आया तो फिर ठीक है, मैं किसी को एंगेज नहीं करना चाहता। नासिर भी फरमाइएगा, आपकी जो आपके साहबजादे की वालदा है, आपकी मिसेस, उनकी नेचुरल बात है, वो भी इनएक्सप्लिकेबल है, आप बयान नहीं कर पाएंगे शायद, बीइंग फादर आपके लिए अपना ख़ुद को एक्सप्रेस करना भी यकीनी तौर पर मुश्किल है, तो उनकी वालदा की क्या फीलिंग है? वो मुझे एहसास है कि शायद मुश्किल हो आपके लिए, लेकिन कम से कम उन माओं के लिए, बहुत माएँ बैठी हैं यहाँ पर जिन्होंने अपने बच्चे इस मुल्क पर कुर्बान किए। दस साल हो गए हमने दोनों। सर, आपने इस मुल्क को वो तोहफ़ा दिया है जिसका हम कर्ज़ नहीं उतार सकते। मुनीब ने जैसे पूछा कि उनके क्या हालात हैं, मैं एक दफ़ा ऐसी शहदा की माओं से बात कर रही थी, सो आई केम टू नो कि ये शहदा की फ़ैमिलीज़ एक दूसरे की ही फ़ैमिलीज़ बन जाती हैं। मुझे उन खातून ने बताया, उनका भी बेटा शहीद हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब हमें पता चलता है कि किसी और माँ का लख्ते जिगर कौम पर कुर्बान हुआ है तो वो उसके घर जाती हैं और उनका सहारा बनती हैं, एक कम्युनिटी बनती है, और ये सारी आपस में इंटैक्ट रहती हैं, इन टच रहती हैं, और ये लफ्ज़ नहीं मिलते इन कुर्बानियों के। जी सर, बहुत इमोशनली चार्ज समय की आपसे भी यहाँ कहना चाहता हूँ। आज जो दिफा के सिलसिले में बैठे हुए ना, एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह थी
मेरे वालिद फ़ौज में लड़ रहे थे उस वक्त, कि पूरी कौम लड़ रही है, फ़ौज नहीं लड़ रही थी, लड़ाई पूरी कौम लड़ती है। बिल्कुल। और कौम का और जो फ़ौज का रिश्ता जितनी स्ट्रॉन्ग जितना ये स्ट्रॉन्ग है उतना आपका मुल्क स्ट्रॉन्ग है। जो भी जहाँ पर भी इस रिश्ते को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, उससे ज़्यादा मुल्क दुश्मन शख्स कोई हो नहीं सकता। कोई नहीं हो सकता, बिल्कुल। मैं इम्तियाज़ की अब जो बात कर रही है ना, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता है, ये तो वालिद है ना, मैं नहीं कर सकता। ये मेरी बहनें बैठी हैं, बेटियाँ ये कर सकती है, नहीं कर सकते फिर कोई फीलिंग। तो मैं जी ज़रूर कहना चाहूँगा सर कि ये माएँ, ये बहनें, ये वालिद, इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी जो इन्होंने पेश कर दी है, जिसका ये बहुत इनके दर्जात यहाँ रहते हुए बहुत बुलंद। मैं एहसासात की बात कर रहा हूँ, माँ के क्या एहसास होते हैं, ये उन शोधा से, उन गाजियों से ज़्यादा बहादुर हैं, इनके जज्बे उनसे ज़्यादा मजबूत हैं। आज भी ये सामने बैठकर बात कर रही हैं, इमोशनली नॉर्मल बंदा भी बह जाता है। मैं इम्तियाज़ सरवर साहब की हिम्मत की दाद दूंगा जो ये बात सुन भी रहे हैं। और सर ये ऑन गोइंग है, इट्स नॉट फॉर अ डे, ये तो रोज़ याद करती हूँ। मैं अपनी वालदा का एक आपको, जिस दिन ये इंसिडेंट मेरा हुआ है तो 3 घंटे के बाद वन साहब वाज रीच टू CMH, तो मैंने कहा यार मेरा स्ट्रेचर रखो, मैं वालदा से बात कर लूँ। मैंने वालदा से बात की, कॉल की मैंने वहाँ से, क्योंकि हमारे एरिया में सारा कुछ ब्लॉक किया हुआ था इलाके को। द मोमेंट आई टॉक टू माई मदर, शी सेड के रज़ा मुझे ये बताओ कि आप पैरों पर खड़े हो सकते हो। माँ पूछ रही है बेटे से, क्या तुम अपनी टांगों पर खड़े हो सकते हो? उस वक्त मेरी टांगें नहीं थी, वो कट चुकी थी, वो दूर चली गई थी। मैंने उन्हें सिर्फ इतना कहा कि माँ दुआ करना, वो कुछ टूट चुकी हैं, किरची किरची हो गई, दुआ करें वो ठीक हो जाए, दैट्स ऑल। और उसके बाद मैंने कॉल बंद कर। आपका एक क्वेश्चन था, जब हम लोग जाते हैं ऑपरेशनल एरिया के अंदर या किसी जंगी महाज पर या किसी ऑपरेशनल एरिया में, तो वहाँ जज्बे जो कार फरमा होते हैं उसमें फैमिलीज़, बहन भाई, शादियाँ, बच्चे, ये सब कुछ पीछे रह जाता है। उस वक्त कुछ और चीज़ होती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ये सब वो लोग हैं जिनके बच्चे चुने गए थे, जिनके बेटे, जिनके शौहर, जिनके भाई, वो चुने गए थे उस काम के लिए। आज हमारी उस कौम को इस यौम दिफा को याद करते हुए सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। बिल्कुल, सबके बेटों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा, आपकी अहलिया ने भी बात की, मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से ऐसे वालिदैन आज आपको देख रहे हैं जिनके बच्चे एज़ वी स्पीक वो किसी भी फाइटिंग फोर्स के अंदर इस मुल्क का दिफा कर रहे हैं, यंग बच्चे हैं और अपने वालिदैन से कई सौ हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, और उनकी कमिटमेंट आज भी यही है कि वो इस मुल्क के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। सर क्या महसूस होता है बहैसियत एक बाप के? यकीनी तौर पर ख़ुद को आप ढारस भी देते हैं, अपनी फैमिली को भी देते होंगे, बट एक वो, जैसे मैंने इम्तियाज़ साहब से पूछा, एक बाप बेटे का ताल्लुक भी होता है। व्हाट डू यू मिस द मोस्ट एज फादर, कि ये अगर आज मेरा बेटा होता तो मैं उससे ये बात करता, मैं उससे ये बात करता? बेटा बाप का बहुत बड़ा सहारा होता है। बिल्कुल। तो जब आप कोई डिसीजन लेते हैं ना, घर के बड़े डिसीजन जितने भी होते हैं, हमारी शरीयत भी यही कहती है कि वो मर्द ले। बिल्कुल। उस वक्त कमी महसूस होती है कि फैसले बड़े घर के करने हैं, जैसे बेटी की शादी करनी है, कोई और इस तरह का मामलात हैं, तो वो एक फील होता है। बाकी दुनिया का निज़ाम चल रहा है, वो तो चलता रहता है। तो बेटे की कमी उस वक्त महसूस होती है जब आपने कोई भी अच्छा बड़ा फैसला करना। और जैसे ये सारे लोग बात कर रहे हैं कि कौमें लड़ती हैं, फ़ौजें नहीं लड़ती। फ़ौजें तो होती हैं, आगे होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन कौमें लड़ती हैं। आज कौम अपने साथ लड़ रही है, सच्ची बात है। बहुत तकलीफ़देह है, बहुत तकलीफ़देह। अली ने 14 अगस्त का वो जो भी करना चाह रहा था दुश्मन, उसको प्रिवेंट किया। उसके लिए वो
ऑपरेशन प्लान किया, वो ऑपरेशन कंडक्ट किया और अपनी जान की परवाह नहीं की। अपनी बीवी को सुबह बैठ के 2 घंटे ब्रीफ किया। मतलब ये लोग जानते हैं, जी। हम लोग जो, मैंने तो ऑपरेशन नहीं किया, सच्ची बात है, फौज में रहा, लेकिन वो उस तरह महकमा नहीं था। ये लोग वो थे जिन्होंने ऑपरेशन किए हैं, इनसे पूछे ज़रा कि ऑपरेशन जाने से पहले 2 घंटे वो बैठ के अपनी बीवी को, बच्चों को बिठा के पूरा ब्रीफ करता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऑल दी ऑप्शंस। और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आपने क्या करना है, कैसे करना है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, सारा कुछ करना है। एंड उसकी बीवी एमफिल किया हुआ पढ़ी लिखी लड़की है। वो कहती है मेरी ज़ुबान बंदी थी, मैं कुछ नहीं बोल सकती थी, ना सवाल कर सकती थी, ना मना कर सकती थी। तो वो हर चीज़ जो है उसने उसको ब्रीफ किया और इतना खुश और इतना एक्साइटेड कि मैं एक ऑपरेशन ऐसा करने जा रहा हूँ जो कि दुश्मन प्लान कर रहा है सवात में 14 अगस्त पे, जो भी उसने प्लान किया हुआ था उसको मैं नहीं होने दूंगा, उसको मैंने ख़त्म करना है। तो उसी एक्साइटमेंट में वो गया और रात को उसने ऑपरेशन किया, कामयाब ऑपरेशन किया। उसके बाद फिर अल्लाह की जो डेस्टिनी है, हौसला हमारा कहाँ से ईमान लाएं है। कि जाने से पहले उन्होंने अपनी बेगम को सारा कुछ बता दिया कि अगर मैं शहीद हो गया कि तो फिर तुमने क्या करना है। बीवी को, बच्चे तो बहुत छोटे थे। तो बात यह है कि फ़ौज में मैं जो समझता हूँ कि जो ही आप कदम रखते हैं तो ये पता नहीं हलाल कमाई है या क्या इसमें, क्या इस चीज़ का है कि वो आपकी मोटिवेशन हो जाती है। तो नाबिद साहब, अभी ये इम्पोर्टेंट बात है, कौन सा फरमा रहे थे, यकीनी तौर पर मेरे लिए भी बयान करना मुश्किल है जो उनके जज्बात है और इनकी हिम्मत है, इनका हौसला है। ये उस ग्रीफ को रोज़ उससे गुजर रहे हैं और देखते भी हैं। एक इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर देम आल्सो, लेकिन एक तकलीफ़ तो है जो कभी सेटल नहीं होती। बदकिस्मती से हमने ख़ास तौर पर इस साल में देखा है कि जो एक बड़ा ही ऐसा, जिसका जिक्र जैन साहब ने भी किया, कि अगर कोई ये किसी के दिमाग में है कि वो पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम में अगर कोई तफरका डाल सकता है या उसमें कोई वॉइड पैदा कर सकता है। हमने 9 मई का दिन भी देखा, हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जलते हुए भी देखा, शहदा के रेलिक्स को भी उखाड़ा गया, वो सब कुछ हमने देखा। कितना मुश्किल होता है एक फॉर अ सोल्जर जब आप वो देख रहे, व्हेन यू आर विटनेसिंग ऑल दैट ऑब्वियसली ऑन टीवी स्क्रीन्स, आपके लिए इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग जी। देखें, तकलीफ़ इसलिए होती है कि एक्चुअली हर कौम एक फ़ौज है और हर फ़ौज एक कौम होती है। सो ये अल्टरनेटिव रोल्स हैं। इसीलिए अभी एक रिफ्ट, जैसे जनरल साहब भी कह रहे थे, जैसे कन साहब ने भी कहा कि एक रिफ्ट पैदा करने की जब कोशिश की जाए तो देन फिर चीज़ें, और उसको देख के बहुत तकलीफ़ होती है कि आप ऑपरेशंस में भी रहे, आपने यंग ऑफिसर्स को, यंग सोल्जर्स को लड़ते हुए देखा, जिस तरह से उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिस तरह से वो लोग लड़े, आई थिंक आप उसको क्वान्टिफाई नहीं कर सकते। हर एक की कुर्बानी, हर एक का जज्बा, हर एक की जो कारनामा था वो शायद हर एक का निशान हैदर देने के काबिल था। तो अब ये जिस हाइब्रिड वॉर हम बड़ा जिक्र करते हैं जी, और हाइब्रिड वॉर का तो एक एम ही यही है कि कौम को फ़ौज के साथ लड़ा दें। आप फ़ौज को इस तरह से एक बैड स्पॉटलाइट में ले आएँ लोगों की नज़र में कि वो उसको ओन ना करें। आपके नैरेटिव्स बदल दें, आपके मेटाफर्स बदल दें, आपकी हिस्ट्री की वो चीज़ें हैं जहाँ से हम स्ट्रेंथ लेते हैं। बिकॉज हम सब बेसिकली एक कहानी, एक कथा जो है वो हमें स्ट्रेंथ देती है। तो हमारी वो जो स्टोरी है उसको एक्चुअली डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें से जो हमारे जो ये कुर्बानियाँ हैं उनको खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, उनको बेलिटल कर दिया जाए। हमारी जो एफर्ट्स हैं उनको बेलिटल कर दिया जाए, हर चीज़ में डाउट पैदा कर दिया जाए। आई एम श्योर वो जो 9 मई को हो तो वो शहदा के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए भी बड़ा डिस्टर्बिंग था। एक मुख्तसर सा वक्फा यहाँ पर लेते हैं, वापस आते हैं, एक खुसूसी प्रोग्राम जारी हमारे साथ रहिए। शहदाए वतन को सलाम, 6 सितंबर यौम दिफा, एक खुसूसी प्रोग्राम जारी है। कर्नल साहब, मैं आपसे बात दोबारा करना चाहूँगा इस हवाले से। 9 मई का जिक्र किया, मैंने कर्नल साहब से पूछा, जनरल साहब ने भी उसका जिक्र किया। नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क में फ़्लैश पॉइंट है, फ़ौज के साथ मोहब्बत या नेचुरली फ़ौज मुल्क का असासा है, शहदा मुल्क की असास है। लेकिन जो बदकिस्मती हमने देखी इस साल जो विटनेस की, वो 9 मई शायद यौम स्याह है, इन ऑल टाइम्स टू कम शायद रहेगा भी।
आपके नज़दीक कितना दुख पहुंचा आपको एज अ सोल्जर जब आपने वो देखा अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर कि यार ये क्या हो रहा है? मुनीब, मैं आपको एक बड़ी इसकी बात बताऊंगा कि अफसोस लफ्ज़ भी छोटा है। अफसोस लफ्ज़ ये सिर्फ एक पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट, उसकी इंस्टॉलेशन के अगेंस्ट, उनके शोहदा के साथ ये जो कुछ भी किया, मैं बड़ी क्लियर उर्दू में बात कर रहा हूँ कि ये हमारे लिए इतना ज़्यादा वो नहीं है जितना इस कौम के लिए मिनसल कौम आप लोगों ने अपने साथ खुद कर लिया है। आप अगर आज़ाद रहना चाहते हैं तो आप ट्रस्ट करें इन माओं पर, इन वालदैन पर कि ये आपके लिए अपने बेटे कुर्बान करते रहेंगे। हम जैसे लोग अपनी जानें देते रहेंगे। एक और माँ हमारे साथ मौजूद है। आंटी बताइएगा अपने बेटे के बारे में, वो कब शहीद हुए, उनका क्या नाम था? मैं वालदा हूँ कैप्टन हाफिज़ काशान अली नवीद जी, और मेरा बेटा आज़ाद कश्मीर भीमबर के मकाम पे जो है ज़ख्मी हुआ। ज़ख्मी हालत में फिर वो खारियाँ हॉस्पिटल में एडमिट रहा। फिर वहाँ बड़ी बहादुरी के साथ उसने हमें कुछ नहीं बताया। 12 दिन वो हॉस्पिटलाइज रहा और उसके बाद ये है कि घर आया, 2 माह तकरीबन घर में रहा और फिर ज़ख्मी चूँकि ज़्यादा था और शायद वो जिस तरह ज़ख्मी हुआ उसकी वजह से कार्डिक अरेस्ट हुआ और शहादत हो गई। मेरा पहला बड़ा बेटा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था, नहीं बताया। अंकल, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है ये बयान करना और आपकी भी आंखें मैं देख रही हूँ नम हो रही हैं। बात यह है कि गोदों में पले कंधों पे उठाने पड़ जाते हैं, कैसे कैसे लोग गंवाने पड़ जाते हैं। तो ये बात है, हमने गंवा दिए, मुल्क की खातिर गंवाए, मगर जब मुल्क को लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते और कुछ बुरे कलमात, बुरी बातें करते हैं तो हमारा दिल अंदर से रोता है। अंकल, जिस तरह अभी यहाँ बात 9 मई की हो रही थी, तो जिस तरह जलाया गया, मिसमार किया गया, नुकसान पहुँचाया गया उन तारीख़ी यादों को, उन शहदा की यादों को, आप क्या फीलिंग्स थी आपकी? आपको एहसास नहीं हुआ कि मैंने अपना बेटा दिया है इस मुल्क को, तो इस मुल्क के चंद लोगों ने क्या किया? बस दिल चाहता था कि उनके गिरेबान पकड़ के झंझोड़ें कि इसलिए हमने ये कुर्बानियाँ दी थी कि तुम इन्हें गंवा दो और तुम इसकी कदर ना करो। एक और माँ हमारे साथ मौजूद हैं। आंटी बताइएगा आपके बेटे का नाम, कितना अरसा हुआ? मेरे बेटे का नाम कैप्टन तारिक जमाल, वो एसएसजी में था और जैसे ही वो पास आउट हुआ था तो उस वक्त ये राह निजात ऑपरेशन चल रहा था, तो उसको वहाँ भेज दिया गया। तो वो उसने ऑपरेशन में वहाँ 6 महीने रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से कामयाब लौटा। फिर उसके बाद ज़रबे अज़ब था या ये शुरू हो गया, तो इसमें भी उसने काफ़ी ऑपरेशन किए क्योंकि वो एसएसजी में था, तो इनको मुश्किल जहाँ होता था तो इनको सौंपा जाता था। तो उसके बाद ये एक उधर औरकज़ई एजेंसी में उनका कंपाउंड था तालिबान का, तो उस पर पहले भी 1-2 इन्होंने, बहुत बड़ा कंपाउंड था असले का, तो 2-4 दफ़ा ये ऑपरेशन किया आर्मी ने, तो वहाँ से वो कामयाब नहीं हुए, तो दोबारा एसएसजी को वो सौंपा गया। तारिक, इसके 2-3 और अफसर और काफ़ी सारे जवानों को ये टारगेट मिला। तो 14 अगस्त की रात थी वो और 25वीं रमज़ान थी, तो ये निकले ईशा की कह रहे हैं नमाज के बाद ये यूनिट से वहाँ से निकले हैं। तो उसके साथी आके बताते हैं कि जाने से पहले साहब जो अफसरों ने इनको आर्डर दिए, ये 3 ऑफिसर थे, बाकी कोई काफ़ी सारे जवान थे, तो ये तारिक ना पहले गया अपने कमरे में वज़ू किया है, तो इसने नफल वगैरह पढ़े हैं और काफ़ी लंबी दुआ करता रहा। तो दोस्त कहते हैं कि वो फिर लंबी सी दुआ करके आया है बाहर, तो वो चले हैं, निकल पड़े हैं। तो ये मेरा ख्याल होता है कि ऑफिसर्स को कहते हैं कि थोड़ा पीछे रहें, तो उनके साथी बताते हैं कि ये अकेला ही सबसे आगे वहाँ कंपाउंड में पहुँचा। जब तक बाकी सारे लोग पहुँचे हैं तो नीचे का हिस्सा इसने क्लियर करवा लिया था, काफ़ी जो तालिबान थे वो इसने ख़त्म कर दिए और ये ऑपरेशन जो है पूरी रात जारी रहा। सुबह कहते हैं अजानों के वक्त इन्होंने झंडा लहराया उस कंपाउंड और इन्होंने हेलमेट वगैरह उतार दिए और अपनी खुशी मना रहे थे। तो वो जो भाग के गए थे तो उन्होंने कोई ग्रेनेड वहाँ से फेंका और वो तारिक को लगा और तारिक ज़ख्मी हो गया।
लेकिन वो बताते हैं कि ज़ख्मी हालत में भी उसका खून बह रहा है, लेकिन वो अपना पूरे अपने जो उसका जिम्मेदारी थी अपने बाकी साथियों को संभाल रहे हैं, उनको देख रहे हैं। सब कह रहे हैं कि एंड पे वो खून ज़्यादा बह जाने की वजह से बेहोश हो गया और फिर उसको पेशावर CMH लेके आए तो वहाँ उसका यहाँ छर्रा लगा था इस जगह पे। तो डॉक्टर्स कह रहे थे कि अंदर खून है, जब ये खून खुश्क हो जाएगा तो फिर इसका हम ऑपरेशन करेंगे। तो वो ईद आ गई, ईद वाले दिन वो बातें भी की हमसे, फ़ोन पे भी बोलता था, उठ के बैठा है, होश आ गया, 2 दिन बेहोश रहा था। तो उसके ईद से दूसरे दिन उसको छींक आई है और कहती हैं वो जो छर्रा था वो दिमाग को काटता हुआ दिल में चला। 24वीं सालगिरह उसकी शहादत के बाद आई थी। 4 साल पहले उसके अब्बू की डेथ हो गई थी, तो ये घर में बड़ा था, बाकी सब बहन भाई छोटे थे, तो डेली ही सब बहन भाइयों का हाल पूछना। अभी तो हम अपने आप को समेट ही रहे थे। मेरा छोटा बेटा जब उनके अब्बू की डेथ हुई 1 साल का था, तो वो तारिक को ही अपना बाप समझता था, तो उसके लिए चीज़ें लेके आनी। मेरे बच्चे 2 बार यतीम हो गए। अब मेरा दूसरा बेटा भी माशाल्लाह से मेजर है और आजकल वो वाना है, महाज पे है। बस अल्लाह से दुआ है कि जो बच्चे जहाँ भी हैं अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम इन बच्चों की शहादत को कबूल करें और इनके दर्जात बुलंद करें। और हमें जो वाक़या हुआ, आपके क्या तासुरात थे जब आपने टीवी पे देखा? जैसे मुनीब ने भी अभी सवाल बेटा तासुरात क्या ये बयान नहीं कर सकते, तो बस हमें यही था कि शायद हमारा खून रायगा गया, हमारा खून इसी तरह जो हमारे बेटे हमने शहीद हुए हैं, शायद उनकी शहादत अल्लाह ने कबूल नहीं की, या क्यों इस तरह वतन। हमने तो इसीलिए सब्र किया है कि ना हमारे मुल्क हमेशा आज़ाद रहेगा, परचम सर बुलंद रहेगा। तो अंदर से ही हमें काटा जा रहा है। कोई बाहर का दुश्मन करता है तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती, अगर अपने ही भाई अपने ही पे जुल्म करें तो फिर वो बयान नहीं हो सकता। जी आप इस बात की तो तसल्ली रखिए कि आपके साहबजादे का, आप सबके बच्चों का खून कभी रहेगा नहीं जाएगा और उनका एहसान इस पूरी कौम पर है, हम सब पर है। जिन बदबख्तों ने ये किया, अल्लाह की ज़ात उनके साथ भी इंसाफ करेगी, लेकिन आपका, आपके बच्चों का, आप सब का इस कौम पर बहुत बड़ा कर्ज़ है। तो इस बात की तो तसल्ली रखिए और जो शहीद है उसका खून कभी रायगा नहीं जाता। कम से कम मैं बहसीत एक पाकिस्तानी आपको ये यकीन दिला सकता हूँ और इस बात का एहसास हम सबको है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम ब्रेक लेते हैं, ये आखिरी हिस्सा होगा। जब वापस आएंगे तो हम आपकी मुलाकात मज़ीद जो फैमिलीज़ हैं, शुहदा के लवाहिकीन हैं, उनसे भी करवाएंगे और कुछ ऐसी ऑब्ज़र्वेशंस जो कि उनकी हैं, ख़ास तौर पर इस साल जो हुआ सानहा 9 मई उसके हवाले से हम चाहते हैं कि वो भी आपके सामने रखी जाए। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने शुहदा को सलाम पेश करने के लिए ये खुसूसी प्रोग्राम आपके सामने है। सर एक सवाल में मुझे इजाज़त दें तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरह इन्होंने कहा कि बाहर के दुश्मन जो तकलीफ़ पहुँचाएँ उससे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की होती है जो इंटरनली जड़ें काटते हैं। देखिए बाहर के दुश्मन का तो आपको पता है ना कौन है आपका, और उसके लिए तो आप तैयारी भी करते हैं, जहनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। और नुकसान जब भी पहुंचता है, ज़्यादा नुकसान आपको बाहर के दुश्मन से कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान को तो कम से कम नहीं हुआ। दुश्मन चाहे आप 71 को ले लीजिए, अब भी देख लीजिए, जो नुकसान आपको हो रहा है, जो अंदर से आपकी जड़ें काट रहे हैं, जो अंदर से आपको जिस तरह वो दीमक सी लग जाती है, अगर ये इस चीज़ को हमें समझने की बहुत ज़रूरत थी। मैंने बात की थी कि आपको जब आप अंदर से खोखले हो जाएं, घर तब गिरते हैं। बाहर से तो प्लास्टर ठीक हो जाता है, घर तब गिरता है जब अंदर से खोखला हो गया। वो उसको खोखला करने की कोई साजिश, कोई कोशिश किसी तरीके से भी मैं करूं, कोई करे, वो तो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए ही नहीं है, वो है भी नहीं है कभी। बिल्कुल सही। रईस साहब आप भी नेचुरली एक फोरम रन कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज एक प्रोफेशनल और डिसिप्लिन इदारा है, कोई इसमें सिफारिश कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ़ पख्तून, पूरी पाकिस्तानी कौम एक गैरतमंद कौम है, इज़्ज़तदार कौम है, लेकिन मैं अपनी पख्तून कौम की तरफ से मैं अपनी पाक फ़ौज का बहुत मशकूर हूँ कि उनकी वजह से मेरी माँ, मेरी बहनों की इज़्ज़तें महफूज है। आप कश्मीर का हाल देख लें, आप लीबिया का देख लें, आप फ़लस्तीन का देख लें, चचनिया का देख लें, तो मैं तो दोनों हाथों से अपनी पाक फ़ौज को सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। आन साहब आप
मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि 9 मई का वाक़या, इसको हम जितना भी कंडेम करें कम है। क्यों कि ये एक समझें कि पाकिस्तान पे बाहर की एजेंसीज, बाहर के लोगों ने एक हमला किया और मुनज़्ज़म तरीके से करवाया गया, जिसका मैं मुहिब वतन होने के नाते, पाकिस्तानी होने के, मुझे इतना दुख है। आप अंदाज़ा लगाएं, जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान किए उन्हें कितना दुख होगा, उन्हें कितना दुख होगा। मैं डॉक्टर शाजिया हूँ। मेरा बेटा था कैप्टन डॉक्टर सुहेब अशरफ शहीद। आर्मी मेडिकल कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन की और लास्ट उसने हाउस जॉब इधर ही किया लाहौर, और सियाचिन उसकी पोस्टिंग हुई और 3 वीक्स के बाद उसकी शहादत हो गई। बड़ा मुश्किल डेफिनेटली टाइम। और मेरे अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटे दिए थे, जिनमें से एक जो था वो 2006 में उसकी ल्यूकीमिया से डेथ हो गई, और ये मेरा अकेला बच्चा था। मुझे ये कहना है कि हम लोग 9 मई को बहुत अब जिक्र करते हैं, काइंडली आप कभी उसके ऊपर ये प्रोग्राम करें कि इसका हल क्या है। आपने नेक्स्ट कमिंग उसमें आपने ये इंसिडेंसेस कैसे रिड्यूस करने हैं। मेरा ख्याल है कि थॉट प्रोवोकिंग आपका ये होना चाहिए, बजाय इसके कि देखिए हमारा एक्सप्रेस करना दुखी, तो मतलब सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दुखी हर पेरेंट दुखी है, लेकिन इसका हल क्या है, इसका हल क्या है, इसका हल क्या है। बहुत ही पंचिंग सवाल इन्होंने किया। सब पेरेंट्स ने शायद अपने बिल्कुल हर कोई सोचता होगा कि इसका हल क्या है। हम अपने बच्चों की खून की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या हम भरम रख पा रहे हैं। बिल्कुल सही। ये मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अंसब आप तशरीफ़ लाए, अंसब आप और अंसब आपने वक्त दिया। हम पता नहीं कितना इंसाफ कर पाए इस दिन के साथ, लेकिन मैं जैसे शुरू में अर्ज़ किया था, मैं दोबारा कहूँगा कि हमारे लिए कहना आसान, आपके लिए सुनना आसान, लेकिन आज कम से कम इस नशिस्त से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो चीज़ें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेना या इस मुल्क के दिफा अगर वो नाकाबिल तस्खीर है और मजबूत है, हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन उसके पीछे ये तमाम कुर्बानियाँ हैं, ये तमाम दास्तानें हैं जो कि शायद हमें पता भी नहीं और शायद पता चलेंगी भी नहीं मुकम्मल तौर पर। लेकिन इन वालिदैन का ना कर्ज़ हम आज चुका पाए हैं, ना आइंदा कभी चुका पाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया।